हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं ऊषा स्टडी पॉइंट में यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे नोट से आप रिवीजन कर रहे हैं, जिसको मैंने खुद भी रिवाइज करके नेट क्वालिफाई किया है। और यहाँ पे जो है ये आप नेट जेआरएफ के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी और जीडीसी हो गया, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी जो थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे आपको इसके रिवीजन से हेल्प मिलेगा। स्पेशली ये यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए है। तो ये मेरे नोट्स से रिवीजन का चौथा भाग है। 3 भाग जो है हम देख चुके हैं, तो शुरू करते हैं इसको रिवाइज करना। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले सुमेलित करना है। लोकतंत्र का जो क्लासिकल सिद्धांत है ये एडी लिंडसे का जो है संबंधित है इनसे। वहीं लोकतंत्र का जो कार्यविधिक सिद्धांत है जोसेफ शुम्पेटर से संबंधित है। लोकतंत्र का जो आर्थिक सिद्धांत है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एंथनी डाउन से संबंधित है। और बहुतंत्र की बात करें तो रॉबर्ट डहल इससे संबंधित हैं। वहीं हम कुछ और भी सुमेलित करने वाला देख रहे हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये जो बुक है वो स्टीफन हॉकिंग की किताब है। आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री एच.जी. वेल्स की बुक है। और स्टडी ऑफ हिस्ट्री अर्नाल्ड जे टाइनबी की बुक है। द स्टोरी ऑफ फिलोसफी बिल ड्यूरेंट की किताब है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट किताब है। द फॉल्ट लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्टिंगटन की ये बुक है। वहीं लेखानुदान की बात करें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विचाराधीन बजटीय अनुमोदन के पहले अनुदान, इसका मतलब होता है। और वहीं वोट ऑन क्रेडिट, तो इसका मतलब होता है कि आकलन के बिना ही एकमुश्त धन देना। ये सबसे आसान है याद करना। वोट ऑन क्रेडिट यानी आप जैसे होता है ना, किसी की क्रेडिट पे दे देना, तो आकलन के बिना ही एकमुश्त इसमें धन दे दिया जाता है। और फिर है कि अनुदानों के लिए पूरक मांग, तो स्वीकृत बजट में जो शामिल नहीं किया गया था उसके अतिरिक्त जो भी व्यय होता है उसके लिए पूरक मांग इसको कहते हैं। वहीं अनुदानों के लिए अतिरेक मांग की बात करें तो अनुदान से अधिक जो राशि व्यय हो गई है उसको अतिरेक मांग कहते हैं। ये बजट के टर्म्स थे सारे। फिर यहाँ पे सुमेलित करना है। वेयर आर द स्टेट्समैन किसकी बुक है, तो ये मैकियावेली की बुक है। एमिली आप जानते हैं रूसो की बुक है। और अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट बेंथम की काफ़ी फेमस किताब है ये। और आर्ट ऑफ वार ये प्लेटो की किताब है। यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं, जैसे बीजेपी जो है जिसको आप भाजपा भी बोलते हैं, इसका गठन हुआ था 1980 में। और सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट को कब स्वीकृत किया गया था, तो 1990 में स्वीकृत किया गया था मंडल आयोग की रिपोर्ट को। वहीं भारतीय राज्य में प्रथम साम्यवादी सरकार का जो गठन है वो 1957 में हुआ था और केरल में हुआ था। और प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, और प्रांतों से द्वैध शासन को हटा करके केंद्रों में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन कब लाया गया था, 1919 के द्वारा, किंतु 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को हटा के केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। प्रांतों के लिए वैधानिक परिषदें जो है कब गठित की गई, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रारंभ हुआ। पूछे सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कब हुआ, तो 1919 के मांटफोर्ड सुधार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ। मानकीय राजनीतिक सिद्धांत के जनक जो है प्लेटो हैं। राजनीतिक विज्ञान के जनक अगर पूछे तो अरस्तु हैं, और मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का जनक तो प्लेटो हैं। प्रत्यक्षवाद के जनक ऑगस्ट कॉम्टे हैं, और आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक मैकियावेली हैं। यहाँ पे सुमेलित करना है। उदारवादी विचारक की बात करें तो जॉन रॉल्स हैं। नव मार्क्सवाद की बात करें तो रोजा लग्जमबर्ग, और तृतीय विश्व की बात करें तो एडवर्ड सैड इससे संबंधित हैं। संतुलन का सिद्धांत जॉर्ज लिस्का से संबंधित है। वास्तविक सिद्धांत हंस जी मार्गेनथाउ से संबंधित है। वहीं क्रीड़ा सिद्धांत थॉमस बी स्टाइलिंग और वान न्यूमैन से रिलेटेड है। वहीं संचरण का सिद्धांत देखें तो कार्ल डायस से संबंधित है। यहीं खेल सिद्धांत या क्रीड़ा सिद्धांत देखी है जो कि वान न्यूमैन या थॉमस बी स्टाइलिंग से संबंधित है। फिर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर्स के नाम भी देख लेते हैं। जैसे कह रहा है पॉलिटिक्स एमंग नेशन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, हेनरी मार्गेनथाउ की बुक है ये, पॉलिटिक्स एमंग नेशन। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो के.जे. हालस्टी की किताब है। द वर्ल्ड बिटवीन टू वार्स, E.H. कार की बुक है ये। कंटेम्परेरी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, स्टैनले हॉफमैन की बुक है। उदासीनता का अंचल, चेस्टर बर्नार्ड
से संबंधित है ये संकल्पना। सहभागी प्रबंधन वेरी इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, रेनेसिस लाइकार्ड से रिलेटेड है। समूह गत्यात्मकता कुर्ट लेविन से, और अति संवेदनशीलता प्रशिक्षण क्रिस आरजाइली से संबंधित है। यहाँ पूछ रहे केंद्रीय जो सतर्कता आयोग है, तो ये संथानम समिति की अनुशंसा पे इसका गठन हुआ 1964 में, और 2003 में इसको सांविधिक संस्था का दर्जा दे दिया गया। वहीं लोक सेवक जांच अधिनियम की बात करें तो 1825 में जो है ये अधिनियम आया, और अखिल भारतीय सेवा या आचरण नियम की बात करें तो 1955 में ये अधिनियम आया, और रेलवे सेवाओं की बात करें या नियम आचरण नियम की बात करें तो 1956 में आया ये। फिर यहाँ सुमेलित करना है कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट हैं, जिससे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में, और राजा जी फार्मूला आप जानते हैं 1944 में, INA मुकदमा जो हुआ था वो 1945 की घटना है। तो ये चारों इवेंट वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसको हर हाल में याद कर लेंगे आप। यहाँ पूछ रहे कि 1962 के बाद जो है विदेश मंत्री द्वारा चीन का दौरा किया गया, तो मोरारजी देसाई की सरकार में किया गया था। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम जी आलमंड से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट संकल्पना है ये जी आलमंड की। संचरण सिद्धांत की बात करें तो अभी हमने देखा कार्ल डायस से संबंधित है। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की बात करें तो डेविड ईस्टन जो है इससे सामान्यतः संबंधित हैं, लेकिन सर्वप्रथम सामान्य व्यवस्था सिद्धांत की संकल्पना का जो प्रतिपादन किया वो लुडविग वान बर्टा लानफी ने की। यहाँ लिखा है हमने, इसको आगे भी पढ़ेंगे, अच्छे से मैंने लिखा है। और तर्कमूलक विकल्प की बात करें तो एंथनी डाउन्स हैं। उदारवाद RC दत्ता राल्स भी उदारवादी विचारक हैं। अराजकतावाद की बात करें तो MK गांधी हैं, लेकिन ये दार्शनिक अराजकतावाद के सेंस में है। महात्मा गांधी जो है दार्शनिक अराजकतावादी हैं। और फांसीवाद प्रजातंत्र संश्लेषण से संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस। वहीं समाज की प्रमुखता भीमराव अंबेडकर जी इस संकल्पना से संबंधित हैं। सुमेलित करना है श्रेणी या स्केलर पद्धति जो है हेनरी फेयोल से संबंधित है। वहीं प्रोत्साहन प्रणाली FW टेलर से। असंतोषकारी की बात करें तो फ्रेडरिक हर्जबर्ग हैं, और स्वीकृति का क्षेत्र चेस्टर बर्नार्ड से संबंधित है। वो राज्य बताइए जिनकी राजकीय विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी बैठकें करती हैं, तो ये जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र हैं। यहाँ कह रहा है कि मार्शल योजना किसके लिए थी। आपने मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्धांत ये दो चीज़ें पढ़ी होंगी। तो मार्शल जो योजना है तो ये शुरू किया गया था अमेरिका द्वारा USSR यानी सोवियत संघ यानी रूस के विरुद्ध में पश्चिमी यूरोपियन अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्निर्मित करने के लिए। लेकिन वास्तव में इसका जो उद्देश्य था मार्शल योजना का जो उद्देश्य था वो था साम्यवाद या USSR के प्रसार को सीमित करना। यहाँ पूछ रहे केनेथ वाल्टिज के नव यथार्थवाद का मुख्य तर्क क्या है। तो केनेथ वाल्ट का जो नव यथार्थवाद है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। इसका जो मुख्य तर्क है ये संरचना को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, कर्ता की अपेक्षा संरचना को जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता है। अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति में जो अपारस्परिकता का जो सिद्धांत है वो किस बात पे बल देता है। तो ये बल देता है कि पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के बिना संबंधों में सुधार। ये उस समय प्रधानमंत्री गुजराल जी थे, इसको गुजराल सिद्धांत भी बोलते हैं। और अपारस्परिकता सिद्धांत का मतलब है कि हम बिना पारस्परिक लाभ का विचार किए अपने पड़ोसियों के साथ एक अच्छा व्यवहार करेंगे, मित्रवत, और उनसे जैसे ऐसा नहीं केवल लाभ के लिए अच्छा व्यवहार करेंगे, उनसे जो है अपने पड़ोसियों के प्रति अच्छी नीतियों को अपनाएंगे। फिर वर्ष 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में किस बात पर जोर दिया गया। तो अंतः क्षेत्रीय संयोजन सुधार पर बल दिया गया। तो जाहिर सी बात है आप अगर सार्क का कोई अगर सम्मेलन 2022 में हो रहा है तो आप उसको देख लेंगे। यहाँ सुमेलित करने के लिए आया था कुछ चीज़ें जिसको आप देख लेंगे। कैम्ब्रिज संप्रदाय जो है इसकी अवधारणा राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में ये थी कि आमदनी और लाभों का अभिजनों के द्वारा स्वार्थपूर्ण लड़ाई का परिणाम है। वहीं मार्क्सवादी संप्रदाय का ये अवधारणा था कि ये एक बुर्जुआ यानी पूंजीवादी वर्ग द्वारा निर्मित एक आंदोलन था ये। और साम्राज्यवादी संप्रदाय माना था कि अभिजनों की आवश्यकताओं और हितों को प्रकट करता है ये आंदोलन। राष्ट्रवादी संप्रदाय का मानना था कि ये राष्ट्रीय आंदोलन था लेकिन साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था। सुमेलित करना होता है, इसको देख लेंगे आप।
यहाँ कह रहा है क्योंकि उपयुक्त समाज के लिए युगों पुरानी तलाश समाप्त हो गई है, समकालीन समाज के लिए उपयुक्त मूल्य पहले ही तय किए जा चुके हैं, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। ऐसी बात किसने कहा है? तो ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है डेविड ईस्टन का। डेविड ईस्टन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विचारक हैं, तो इसलिए इनके कोई विचार हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेंगे। यहाँ एक स्टेटमेंट है जो कह रहा है कि क्योंकि विगत एक शताब्दी से हाब्स और हेगल, मार्क्स और मिल के बाद उनकी टक्कर का कोई विचारक नहीं हुआ, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। तो ये अल्फ्रेड कॉबन का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं हम। यहाँ कह रहा है प्रत्यक्षवाद के उदय होने और विचारधाराओं की प्रमुख प्रभुत्व के कारण राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है। एस.एम. लिपसेट से संबंधित है। यदि आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जैसे राजनीतिक सिद्धांत का पतन, ये टॉपिक ही आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए। बाकी तो नेट के लिए आप इतना देख रहे हैं। नौकरशाही द्वारा जबरदस्त नियंत्रण और राजनीतिक चिंतन प्रतिकूल विशाल सैनिक तंत्र के कारण नहीं, राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। ये दांते जर्मीनो का कथन है। फिर यहाँ पे सुमेलित करना है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आप देख रहे हैं पीजीटी 2021 में भी पूछ चुका है और मल्टी टाइम पूछा भी है। ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे एजेंडा फॉर पीस जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ब्रूटो घाली के काल में आया और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट कनाडा की सरकार से संबंधित है। और आप एक जो SDG गोल की बात सुनते हैं या करते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, या सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य की बात करते हैं तो ये कोफी अन्नान जब महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के तो उनके काल में आया। और अब पाक पॉलिसी की बात करें तो बराक ओबामा से संबंधित है। और कुछ अन्य चीज़ें यहाँ पे सुमेलित करनी है जिसको देख लेते हैं। विधि का शासन, ये संकल्पना डायसी की है। और शक्ति पृथक्करण की बात करें तो मॉन्टेस्क्यू की संकल्पना है। प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक की संकल्पना है। एकत्ववाद जॉन ऑस्टिन की संकल्पना है। और संवैधानिकता की बात करें तो जेम्स ब्राइस इससे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देख रहे हैं अरस्तु द्वारा राज्य में नागरिकों के कार्यों के आधार पर कितने वर्गों में जो है उन्हें विभाजित किया गया था? तो 6 वर्गों में विभाजित किया था अरस्तु ने नागरिकों के वर्गों को। कृषक, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी या संपत्तिशाली वर्ग, पुरोहित और सार्वजनिक हित का निर्धारण करने वाला निर्णायक। अरस्तु का कथन है कि संपत्ति व्यक्ति को, किंतु उसका उपयोग सामूहिक होना चाहिए। अरस्तु ने क्रांति का उल्लेख अपनी कौन सी पुस्तक में किया है? तो अरस्तु ने पॉलिटिक्स, जो उनकी किताब है पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में राज्य क्रांति और संविधान में परिवर्तन लाने वाले कारणों पर प्रकाश डाला है। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स 8 भागों में विभाजित है। दूसरे भाग में क्रांति को खत्म करने के उपायों पर विचार किया गया है। क्रांति के कारणों की विवेचना कितने रूपों में किया है अरस्तु ने? तो 3 रूपों में किया है, सामान्यीकरण, विशेषीकरण और विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था से संबंधित कारण। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, अभी जो आपने पढ़ा, अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो सर्वप्रथम लुडविग वान बर्टालान्फी द्वारा विकसित किया गया। हालांकि प्रमुख रूप से डेविड ईस्टन इससे संबंधित हैं। संरचनात्मक प्रकार्यवाद को किसकी राजनीति का अध्ययन करने के लिए विकसित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विकासशील देशों की राजनीति का अध्ययन करने के लिए संरचनात्मक प्रकार्यवाद का जो है ये संकल्पना विकसित की गई थी। फिर पूछ रहा है सी राइट मिल्स जो है ये शक्ति अभिजन या उसको इंग्लिश में द पावर इलिट कहते हैं, पावर इलिट। तो किसके समकालीन राजनीति का ये अध्ययन है शक्ति अभिजन या पावर इलिट? तो अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे USA बोलते हैं, यहाँ की राजनीति का अध्ययन है, जिसे सी राइट मिल्स ने द पावर इलिट के रूप में लिखा। वहीं हम देखते हैं किसने इंग्लैंड के अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास में संकट की पहचान की? तो ल्यूशन पाई ने इंग्लैंड में जो है अपने अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास में संकट की पहचान की थी। अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य का सृजन करते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो एन पार्किंसंस हैं। और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, मल्टी टाइम आस्किंग है कि अधिकारीगण एक दूसरे के लिए कार्य का सृजन करते हैं या जानबूझकर कार्यों में वृद्धि करते हैं। ये एन पार्किंसंस की अवधारणा है। मिचेल्स का जो अल्पतंत्र का लौह नियम है ये किसके अध्ययन के आधार पर सृजित किया गया है? तो जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्ययन के आधार पर मिचेल्स का अल्पतंत्र का लौह नियम जो है ये सृजित किया गया है। और वहीं जो राइट सी मिल्स का था द पावर इलिट, वो अमेरिका की व्यवस्था के अध्ययन पर आधारित था।
उप प्रधानमंत्रियों का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद मोरारजी देसाई बने, उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी बने, फिर देवीलाल जी बने। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि भारत की संविधान के अंदर कौन अल्पतंत्र समूह था। तो नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये अल्पतंत्र समूह थे भारतीय संविधान के अंदर। भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद किसने कहा। तो लॉयड एंड सुजॉन रुडोल्फ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बैलगाड़ी पूंजीवाद कहा। वहीं धर्मशाला मॉडल किसने कहा। तो धर्मशाला मॉडल कहा राज कृष्ण ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या किसने की है। तो हर्बर्ट साइमन ने की है। राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार की कार्यकारी शाखाओं की गतिविधियों के रूप में लोक प्रशासन की व्याख्या हर्बर्ट साइमन ने की है। एक क्वेश्चन है, मल्टी टाइम आस्किंग भी है। नियंत्रण के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन को नियंत्रण के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। नौकरशाही शब्द की जो है सर्वप्रथम इस शब्द को किसने प्रयोग किया। विसेंट द गोर्ने ने प्रयोग किया। स्टाफ एजेंसी का सही कार्य कौन सा है। तो मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देता है और लाइन नीतियों को क्रियान्वित करती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। संचार के अनौपचारिक चैनल को क्या कहा जाता है। ग्रेप वाइन कहा जाता है। ये भी कई बार पूछा है। किसने कहा है कि बजट कीमत की नथियों के साथ लक्ष्यों का क्रम है। तो विलाडोस्की का ये कथन है। तो 10 पेज हमने यहाँ पे आज कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी 10 पेज फिर से रिवाइज करेंगे। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा नेट क्वालिफाई करने में और अन्य एग्जामिनेशन में भी, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।